अगर आप बिहार पुलिस सिपाही 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं किरण प्रकाशन की पूरे 32 प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस बुक, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट और 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हम लोग पहले 20 प्रैक्टिस सेट को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और सबसे खास बात है कि हर सवाल को डिटेल में सॉल्व करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले दिया जाएगा। आप लोग पीडीएफ से प्रैक्टिस करके वीडियो में अपना स्कोर चेक कीजिएगा। तो बिना कोई देर के शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ जीके जीएस एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बिना कोई देर के शुरू करते हैं। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो शुरू करते हैं पहला नंबर प्रैक्टिस सेट से। पहला 1 नंबर प्रश्न, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? तो 1 में दिया गया है करण कारक, 2 में दिया गया है संप्रदान कारक, 3 में दिया गया अपादान कारक और 4 में दिया गया कर्म कारक। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कर्म कारक। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कर्म कारक है। यहाँ दूध पिलाने का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में चकपानी शब्द में कौन सा समास है? चकपानी शब्द में कौन सा समास है? ए में दिया गया है बहुव्रीहि समाज, 2 में दिया गया है द्वंद्व समाज, 3 में दिया गया है कर्मधारय समाज और 4 में दिया गया है तत्पुरुष समाज। तो 2 का राइट आंसर बताना है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बहुव्रीहि समाज, ऑप्शन नंबर ए। बहुव्रीहि में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे के विशेषण होते हैं, जैसे पीत प्लस अंबर बराबर पीताम्बर। तो इसी तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, बहुव्रीहि समाज। तीसरा नंबर प्रश्न में बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? तो 1 में दिया गया है व्यंजन संधि, 2 में दिया गया है दीर्घ संधि, 3 में दिया गया विसर्ग संधि और 4 में दिया गया गुण संधि। तो 3 का राइट आंसर बताना है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? तो 1 में दिया गया मुझे भारी दुख हुआ, 2 में दिया गया है व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, 3 में दिया गया आकाश में दीर्घकाल बादल छाए हैं और 4 में दिया गया है कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। व्याकरण के बहुत सारे मुद्दे चिंतनीय हैं, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। 5वां नंबर प्रश्न में नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो 1 में दिया गया है स्वाभाविक, 2 में दिया गया है प्राकृतिक, 3 में दिया गया है बनावटी और 4 में दिया गया है कुदरती। तो 5 का राइट आंसर बताना है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बनावटी, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची शब्द है स्वाभाविक है, प्राकृतिक है और कुदरती है, लेकिन बनावटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बनावटी। आगे अंग्रेजी का प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न, चेंज द वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस। चेंज द वॉइसेज ऑफ दिस सेंटेंस। हु डिड दिस मिस्चीफ, हु डिड दिस मिस्चीफ। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बाई होम वाज दिस मिस्चीफ डन। आगे 7वां नंबर प्रश्न, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो क्राउडेड का अपोजिट बताना है। तो 7 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि क्राउडेड मतलब होता है भीड़ और डिजर्टेड मतलब ऑप्शन नंबर 1, डिजर्टेड मतलब वीरांगना, शांत अवस्था। आगे 8वां नंबर प्रश्न में फाइंड प्लूरल अमंग द फॉलोइंग। फाइंड प्लूरल अमंग द फॉलोइंग। तो 1 में दिया गया है न्यूज़, 2 में दिया गया है मैथमेटिक्स, 3 में दिया गया है शॉर्ट्स और 4 में दिया गया है फिजिक्स। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 शॉर्ट्स, जो कि प्लूरल है, ऑप्शन नंबर 3। आगे 9वां नंबर प्रश्न 9 नंबर प्रश्न, फिलिंग द गैप विथ सुटेबल कंजंक्शन। फिलिंग द गैप विथ सुटेबल कंजंक्शन। तो 9 का राइट आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बोथ एंड, वी बोथ लव एंड ऑनर हिम। आगे 10वां नंबर प्रश्न में
10वां नंबर प्रश्न, सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो द पुलिस मैन सेड टू सस्पेक्ट वेयर वर यू एट दिस टाइम यस्टरडे। तो 10 का राइट आंसर बताना है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, द पुलिस मैन आस्क्ड द सस्पेक्ट वेयर ही वाज एट दैट टाइम द प्रीवियस डे। आगे सामाजिक विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। तो 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न में 11 नंबर प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 की सामग्री प्राप्त करने वाले प्रमुख स्रोत थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 की सामग्री प्राप्त करने वाले प्रमुख स्रोत थे। तो ए में दिया गया है साइमन कमीशन रिपोर्ट, बी में दिया गया है नेहरू रिपोर्ट और सी में दिया गया है 3 क्रमिक गोलमेज सम्मेलन में चर्चा। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से सभी। अधिनियम की विषय वस्तु जिन प्रमुख स्रोतों से ली गई है उनमें थे साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, 3 क्रमिक गोलमेज सम्मेलन में चर्चा, ये सभी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 12 नंबर प्रश्न, इनमें से किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। इनमें से किसे भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। तो 1 में दिया गया बीजी तिलक, 2 में दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, 3 में दिया गया लाला लाजपत राय और 4 में दिया गया राजा राम मोहन राय। तो 12 का राइट आंसर बताना है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे और इन्हें भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न में भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो 1 में दिया गया महात्मा गांधी, 2 में राजेंद्र प्रसाद, 3 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 4 में BR अम्बेडकर। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए इसे दास्ता का घोषणा पत्र करार दिए थे। आगे 14 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो 1 में दिया गया है तमिलनाडु, 2 में दिया गया झारखंड, 3 में दिया गया गुजरात और 4 में दिया गया उत्तर प्रदेश। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 1, भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य तमिलनाडु। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे गुजरात। भारत में लिग्नाइट का लगभग 75% उत्पादन तमिलनाडु राज्य में होता है। 75% का उत्पादन तमिलनाडु के नेवेली में होता है। आगे 15 नंबर प्रश्न में फंक्शनल राजस्व संबंधित है। फंक्शनल जिसे प्रयोजी राजस्व संबंधित है। तो 1 में दिया गया है एडोल्फ बोगनेर से, 2 में दिया गया एडम स्मिथ से, 3 में दिया गया एडम्स से और 4 में दिया गया अब्बा पी लर्नर से। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, अब्बा पी लर्नर से। अर्थशास्त्र में प्रयोगजनक मूल राजस्व अब्बा पी लर्नर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है जो प्रभावी मांग सिद्धांत पर आधारित है। 16 नंबर प्रश्न में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो 16 का राइट आंसर बताना है। 1 में दिया गया है 52वीं संविधान संशोधन, 2 में दिया गया 59वीं संविधान संशोधन, 3 में दिया गया 61वीं संविधान संशोधन और 4 में दिया गया 69वीं संविधान संशोधन। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, 61वीं संविधान संशोधन। 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 18 वर्ष कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में संशोधन करके हुए ऐसा किया गया था। आगे 17 नंबर प्रश्न में
भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17 के 1 में दिया गया है 4 के ए, 4 के ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 के ए में। भारत के मौलिक कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 4 के ए भाग में जोड़े गए मूल रूप से संख्या में 10 मौलिक कर्तव्य हो गई थी और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में, जो कि 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। आगे 18 नंबर प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडलीय सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो 1 में दिया गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, 2 में दिया गया भारत सरकार का सचिव को, 3 में दिया गया प्रधानमंत्री का राजनीतिक सलाहकार को, 4 में दिया गया योजना आयोग का उपाध्यक्ष को। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 योजना आयोग का उपाध्यक्ष को, योजना आयोग का उपाध्यक्ष को दिया जाता है। आगे 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न में वर्ष डैश में वर्मा स्वतंत्र प्रभु गणराज्य बन गया था। डैश वर्ष में वर्मा स्वतंत्र प्रभु गणराज्य बन गया था। तो 1 इसका उल्टा दे दिया गया, 1 में 1948, 2 में 1962, 3 में 1950 और 4 में 1946। तो 19 का राइट आंसर बताना है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1948 में। 1948 में 4 जनवरी 1948 को बर्मा इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 की शर्तों के तहत, जिसे अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, का ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। 4 जनवरी 1948 को, 4 जनवरी 1948। आगे 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न में हीरो का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि 1 में दिया गया वे कुछ चुनी हुई फर्मों द्वारा बेचे जाते हैं जिनका एकाधिपत्य होता है। 2 में क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। 3 में क्रेताओं के लिए उनकी कुल उपयोगिता जल से अधिक होती है। और 4 में उपभोक्ता उन्हें कम दामों पर नहीं खरीदते। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। आगे 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न में ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को कहते हैं। ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? तो 1 में दिया गया दक्षिण अटलांटिक अफवाह, 2 में दिया गया प्रति विश्वतीय अफवाह, 3 में दिया गया पश्चिम अटलांटिक अफवाह और 4 में दिया गया उत्तर अटलांटिक अफवाह। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण अटलांटिक अफवाह तंत्र। तीव्रगामी पछुआ पवनों के प्रभाव से ब्राज़ील धारा तथा फॉकलैंड धारा का संयुक्त कल्प पश्चिमी से पूर्व की ओर द्वीप के रूप में बहने लगता है। आगे 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न में बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। तो ए में ब्रह्मजल सूक्त, 2 में दिया गया है धम्मचक्र प्रवर्तनम सूत्र, 3 में दिया गया कच्छनय नागोता सूत्र और 4 में दिया गया महापरिनिर्वाण सूत्र। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ये धर्मचक्र प्रवर्तन लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन। बोधगया से चलकर महात्मा बुद्ध सारनाथ पहुँचे तथा वहां अपने पूर्व काल के 5 साथियों को उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया और बौद्ध परंपरा में यह उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से विख्यात हुआ। आगे 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो 1 में कुर्सेला, 2 में वैशाली, 3 में हाजीपुर और डी में जमालपुर। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, कुर्सेला में। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी कटिहार जिले में कुर्सेला के पास गंगा में संगम कर लेती है। आगे 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नवरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नवरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो 1 में सिकंदर सुर, 2 में गयासुद्दीन तुगलक, 3 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश और 4 में गयासुद्दीन बलबंद। तो किसने नवरोज मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ किए थे? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, गयासुद्दीन बलबंद। नवरोज ईरानी और फारसी नव वर्ष है जो यह बसंत का पहला दिन मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत
गयासुद्दीन बलबन ने की थी और मुगल बादशाह औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को समाप्त कर दिया था। नौरोज के उत्सव को समाप्त औरंगजेब ने मुगल बादशाह औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। आगे 25 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर। राष्ट्रपति के पद की रिक्तियां अवश्य भरनी होती है डैश के भीतर। तो 1 में दिया गया 6 महीने, 2 में दिया गया 12 महीने, 3 में दिया गया 1 महीने और 4 में दिया गया 3 महीने। तो 25 का राइट आंसर बताना है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 महीने। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने पर अन्य कारण से हुई इसके पद में रिक्तियां को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। आगे 26 नंबर प्रश्न है, अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 में 9 जनवरी को, 2 में 17 जनवरी को और 3 में 19 जनवरी को और 4 में 7 जनवरी को। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 9 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 1, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई है क्योंकि इसी दिन 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसी दिन से 9 जनवरी 1915 को लौटे, उस दिन से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत मनाने की शुरुआत 2003 से हुई है। आगे 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय जाति है? ए में धनेश हॉर्नबिल जिसे कहा जाता है, 2 में भारतीय गैंडा, 3 में गुलाबी शीर्ष बत्तख और 4 में निकोबार कपोत। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय जाति है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, धनेश हॉर्नबिल। प्रेस हॉर्नबिल पक्षी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और संबंध पहाड़ियों की स्थानीय जाति है। आगे 28 नंबर प्रश्न, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो 1 में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, 2 में बसंत कृष्ण वैद्य, 3 में HVR अयंगर, 4 में SN मुखर्जी। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक हैं। वह भारत के मूल संविधान को अंग्रेजी भाषा में हाथ से लिखने के लिए जाने जाते हैं। और मूल संविधान को अगर हिंदी भाषा में बात की जाए कि हिंदी भाषा में मूल संविधान को किसने लिखे हैं, तो हिंदी भाषा में संविधान को लिखने वाले कृष्ण वैद्य हैं, कृष्ण वैद्य, जो कि हिंदी भाषा में संविधान को लिखे हैं। आगे 29 नंबर प्रश्न, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है? तो 1 में राजस्थान, 2 में छत्तीसगढ़, 3 में उड़ीसा और 4 में त्रिपुरा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं जाती। भारत में कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार थे? तो 1 में दिया गया के मुंशी, 2 में दिया गया HVR अयंगर, 3 में दिया गया बसंत कृष्ण वैद्य और 4 में दिया गया SN मुखर्जी। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, SN मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्होंने संविधान सभा का मसौदा तैयार किया था को भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। SN मुखर्जी भारतीय संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। 31 नंबर प्रश्न, अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? 1 में चीन, 2 में भूटान, 3 में म्यांमार, 4 में अफगानिस्तान। तो 31 का राइट आंसर बताना है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन के साथ लड़े गए थे। अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के साथ लड़े गए सर्वप्रथम आक्रमणकारी युद्ध था। युद्ध की शुरुआत 1840 ईस्वी में हुई थी। 1840 ईस्वी में युद्ध की शुरुआत हुई थी। 32 नंबर प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में आती है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, यह निम्न में से किस राज्य में आती है? तो ए में उड़ीसा, 2 में बिहार, 3 में गुजरात, 4 में पश्चिम बंगाल। तो 32 का राइट आंसर बताना है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह खारे पानी की सबसे
बड़ी एक लैगून झील है। आगे 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? निम्न में से कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समानांतर नहीं जाती है? तो ए में कोंकण तट, दो में कोरोमंडल तट, तीन में कन्नार तट और डी में मालाबार तट। तो 33 का राइट आंसर बताना है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोरोमंडल तट। दो में कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट यह एक पट्टी पश्चिमी चाट के समानांतर नहीं जाती। यह कुमारी अंतरिम से लगकर कृष्णा नदी के डेल्टा तक फैला है। आगे 34 नंबर प्रश्न, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो एक में महानदी, दो में गोदावरी नदी, तीन में कृष्णा नदी और चार में नर्मदा नदी। तो 34 का राइट आंसर बताना है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर 4। नर्मदा नदी कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? ए में मानस, दो में कोंकण, तीन में दिबांग और चार में मन्नार की खाड़ी। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोंकण, ऑप्शन नंबर 2। भारत सरकार ने 18 जैव रिजर्व की स्थापना की है। भारत सरकार में 18 जैव रिजर्व की स्थापना किए हैं। मानस जो कि असम में, जिसकी स्थापना 1989 में किया गया था, 1989 में इसकी स्थापना किया गया था। दिबांग जिसकी स्थापना 1998 में, और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, जिसकी स्थापना 1989 में किया गया था। आगे 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न में औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण का 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो 36 का राइट आंसर बताना है। 36 का राइट आंसर 1 में दिया गया आगरा, 2 में दिया गया पटना, 3 में दिया गया इलाहाबाद और 4 में दिया गया कानपुर। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पटना, ऑप्शन नंबर 2। पटना नगर के निर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए उसने पटना को द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था। 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो 37 का राइट आंसर 1 में दिया गया राज्य सरकार, 2 में दिया गया केंद्र सरकार, 3 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 4 में भारतीय राजनीति के मौलिक अधिकार। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 43A भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है, से संबंधित है। आगे 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर प्रश्न में हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? ए में मकालू, 2 में धौलागिरी, 3 में अन्नपूर्णा, 4 में कंचनजंगा। तो 38 का राइट आंसर बताना। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल सीमा पर अवस्थित है। यह पर्वत भारत और तिब्बत के बीच जल विभाजक के बहुत अधिक दक्षिण की ओर स्थित है। आगे 39 नंबर प्रश्न, 39 नंबर प्रश्न में किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की थी? किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किए थे? एक में दिया गया RC दत्त, 2 में दिया गया दादा भाई नौरोजी, 3 में दिया गया रामकृष्ण गोखले, 4 में दिया गया राजा राम मोहन राय। तो 39 का राइट आंसर बताना। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया द्वारा संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत किए थे। 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न में भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का प्रारंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत में जब पहली बार भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1 में वॉरेन हेस्टिंग, 2 में लॉर्ड डलहौजी, 3 में लॉर्ड कर्जन और 4 में विलियम बेंटिक थे। तो 40 का राइट आंसर
ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। कुल 34 किलोमीटर मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चलाई गई थी। आगे 41 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश वर्ष में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी। तो 1 में 1857, 2 में 1885, 3 में 1905 और 4 में 1901। तो 41 का राइट आंसर बताना है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुआ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या है, तो इसका होगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। 42 नंबर प्रश्न, एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ए में दिया गया आरसी दत्त, 2 में दिया गया राजा राम मोहन राय, 3 में दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले और 4 में दिया गया दादा भाई नौरोजी। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किए थे। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। 43 नंबर प्रश्न, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किए थे। वह सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किए थे। 43 का राइट आंसर ए में दिया गया गुरु नानक देव, 2 में दिया गया गुरु गोविंद सिंह, 3 में दिया गया गुरु अर्जुन देव और 4 में दिया गया इनमें से कोई नहीं। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। 44 नंबर प्रश्न, तराइन की प्रथम लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी। तराइन की प्रथम लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी। ए में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, 2 में अकबर और हेमू के बीच, 3 में सिकंदर और चंद्रगुप्त के बीच, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई थी। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुई थी। आगे 45 नंबर प्रश्न, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से किस प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया था। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से किस प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया था। तो ए में दिया गया है नगर पंचायत, बी में दिया गया महानगर परिषद, सी में दिया गया नगर निगम। तो 45 का राइट आंसर बताना है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ए और सी। ऑप्शन नंबर ए और सी, नगर पंचायत और नगर निगम, नगर पंचायत और नगर निगम। आगे 46 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था। तो ए में दिया गया 500 युद्धक हाथी, 2 में दिया गया 1000 अश्व, 3 में दिया गया 2000 बैल और 4 में दिया गया 4000 गाय। तो 46 का राइट आंसर बताना है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 500 युद्धक हाथी दिया गया था। सेल्यूकस निकेटर का प्रमुख सेनापति था, उसका पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस सिकंदर का प्रमुख सेनापति था, उसका पूरा नाम सेल्यूकस निकेटर था। जब चंद्रगुप्त और हेलेना का विवाह हुआ तो सेल्यूकस को मैत्री स्वरूप, मित्र स्वरूप में 500 युद्ध हाथी भेंट किए गए थे। 47 नंबर प्रश्न में बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। 1 में दिया गया मलिक इब्राहिम, 2 में दिया गया इल्तुतमिश, 3 में दिया गया बख्तियार खिलजी, 4 में दिया गया अली मर्दान। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था। वह 1193 ईस्वी में बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता था। 1193 ईस्वी में। आगे 48 नंबर प्रश्न में स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। तो ए में बंकिमचंद मित्र, 2 में श्री कृष्ण सिंह, 3 में रामलाल शाह और 4 में राजेंद्र प्रसाद। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, श्री कृष्ण सिंह। दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ। इस सत्र के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के बीच वैचारिक गुट बन गया। आगे 49 नंबर प्रश्न में
बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? एक में हसन इमाम, दो में मजरूल हक, तीन में अब्दुल बारी, चार में सरफराज हुसैन खान। तो 49 का राइट आंसर बताना है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मजरूल हक, ऑप्शन नंबर 2। आगे 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न में भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो एक में दिया गया एक प्रकार का कांच का बर्तन, दो में एक धातु शिल्प, तीन में एक प्रकार की कढ़ाई और बुनाई जिसको बोलते हैं, चार में एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, एक प्रकार की कढ़ाई। सुजनी कढ़ाई कपड़ा के कढ़ाई कला की एक भारतीय शैली है जिसकी उत्पत्ति बिहार के भुसुरा गांव में हुई है। 51 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है? तो एक में दिया गया पूर्णिया, दो में आरा, तीन में राजगीर और चार में गया। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 गया। 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। दक्षिण बिहार के जिलों में औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा जैसे जिले शामिल हैं। आगे 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? एक में पटना और गया, दो में पूर्णिया और गया, तीन में पूर्णिया और पटना, चार में दरभंगा और पूर्णिया। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पटना और गया। पुरानी जलोढ़ यह केवाल मिट्टी जिसे कहा जाता है, जो गंगा के दक्षिण मैदान भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक इस मिट्टी का विस्तार है। आगे 53 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही? भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? एक में दिल्ली, दो में मुंबई, तीन में बिहार, चार में उड़ीसा। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बिहार में बनाई जा रही है। बिहार सरकार भागलपुर जिले में स्तनधारियों के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित करने जा रही। 54 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? एक में पटना, दो में गया, तीन में भोजपुर, चार में रोहतास। तो 54 का राइट आंसर बताना है। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रोहतास में, ऑप्शन नंबर 4। रोहतास में महिला साक्षरता दर 64.95 है, 64.95% है कुल महिला साक्षरता दर। आगे 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न में पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई? पटना में नगर निगम की स्थापना कब हुई? ए में 1947 में, बी, दो में 1950 में, तीन में 1951 में और चार में 1952 में। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1952 में, ऑप्शन नंबर 4। पटना नगर निगम की स्थापना 15 अगस्त 1952 को, 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना किया गया था। आगे 56 नंबर प्रश्न, समान ज्ञान का प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न में किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के, जिसे जीडीपी कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए में दिया गया यह एक वर्ष में उत्पादित व्यापार योग्य वस्तुओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है। बी में दिया गया है यह एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करता है। सी में दिया गया यह एक वर्ष के भीतर किसी देश के भीतर किए गए आर्थिक लेन देन के कुल मूल्य को संदर्भित करता है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न में बड़ा लाचा दर्रा के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? बड़ा लाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? 57 का राइट आंसर बताना है। एक में रावी नदी, दो में चिनाब नदी, तीन में सिंधु नदी और चार में झेलम नदी। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर 2। चंद्र और भागा हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटी के हिमालयी छावनी में क्रमशः बड़े लाचा दर्रा के दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम हिस्से से निकलती है। 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न में भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में राज्य से आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने की अपेक्षा की गई है? तो एक में 44वें संविधान संशोधन, दो में 42वें संविधान संशोधन और तीन में 47वें संविधान संशोधन और डी में 92वें
संविधान संशोधन, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 1978 में अनुच्छेद 38 खंड 2 जोड़ा गया और राज्य को आय में असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है। 59 नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। तो 1 में दिया गया भारतीय संग्रहालय, 2 में दिया गया राष्ट्रीय संग्रहालय, 3 में दिया गया नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय और 4 में दिया गया सलाल जंग संग्रहालय। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान उड़ीसा के कटक शहर में भारतीय संग्रहालय स्थित है। आगे 60 नंबर प्रश्न में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो 1 में लाहौर में, 2 में पठानकोट में, 3 में अमृतसर में और 4 में अम्बाला में। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अमृतसर में, ऑप्शन नंबर 3। यह ऐतिहासिक रूप से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे 61 नंबर प्रश्न में अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। तो 1 में दिया गया गोल्फ में, 2 में दिया गया रग्बी में, 3 में दिया गया तलवारबाजी में, 4 में दिया गया पोलो में। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गोल्फ में, ऑप्शन नंबर 1 गोल्फ में। एल्बाट्रॉस गोल्फ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यह एक स्कोरिंग शब्द है। 62 नंबर प्रश्न में हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो 1 में दिया गया राजस्थान, 2 में गुजरात, 3 में हिमाचल प्रदेश और 4 में हरियाणा। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, गुजरात में, ऑप्शन नंबर 2। रंगपुर गुजरात और सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय पर वनला के निकट एक पुरातात्विक स्थल है। 63 नंबर प्रश्न 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी। 1 में पांड्य की, 2 में पल्लव की, 3 में चोल की और 4 में चेर की। तो 63 का राइट आंसर बताना है। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पल्लव में, ऑप्शन नंबर 2। चेन्नई के पास कांचीपुरम यह कांची पल्लव वंश की राजधानी थी। आगे 64 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1 में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 2 में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपता है। 3 में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है और 4 में दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश महान्यायवादी को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। 65 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखित है। 1 में एग्री रिवर, 2 में स्वामी एंड फ्रेंड्स, 3 में द ब्लू अम्ब्रेला, 4 में रोड्स एंड मसूरी। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण द्वारा लिखित उपन्यासों की श्रृंखला का पहला पुस्तक है। आगे 66 नंबर प्रश्न में निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कुल के नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कुल के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए विख्यात है। 1 में दिया गया उत्तर प्रदेश, 2 में दिया गया आंध्र प्रदेश, 3 में उड़ीसा और 4 में हिमाचल प्रदेश। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। कुल हिमाचल प्रदेश में एक पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। यह विशिष्ट समुदाय कुल 6 से 30 किसानों को सेवा प्रदान करता है और लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करता है। आगे 67 नंबर प्रश्न में भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो 1 में 1887 में, 2 में 1890 में, 3 में 1888 में और 4 में 1853 में। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1853 में। 1853 में ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने एक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। इसमें 14 कोच और 400 सवारी थे। 14 कोच और 400 सवारियों के लिए चलाया गया था। आगे 68 नंबर प्रश्न
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के लिए किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 1 में सिवान, 2 में बेमेतरा, 3 में अलीराजपुर और 4 में चौकी। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अलीराजपुर में। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 2011 की जनगणना के आधार पर अलीराजपुर एमपी में जो पड़ता है भारत का सबसे कम साक्षरता जिला है। अलीराजपुर में महिला साक्षरता दर 31% है और पुरुष साक्षरता दर 43 पॉइंट है। आगे 69 नंबर प्रश्न, क्रिकेट में यदि अंपायर दोनों हाथों को क्षैतिज के समांतर दिशा में फैलाता है तो इसका अर्थ डैश होता है। क्रिकेटर में यदि अंपायर दोनों हाथों को क्षैतिज के समांतर दिशा में फैलाता है तो इसका अर्थ डैश होता है। तो 1 में डेट बॉल, 2 में रन आउट, 3 में नो बॉल, 4 में वाइड बॉल। तो 69 का राइट आंसर बताना। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाइड बॉल होता है। 70 नंबर प्रश्न में पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 70 का राइट आंसर बताना। ए में मिजोरम से, 2 में कर्नाटक से, 3 में महाराष्ट्र से और 4 में नागालैंड से। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर 3। पोलो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा मनाए जाने वाला एक आभार प्रकट करने का त्यौहार है। यह कृषि गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे करेंट अफेयर्स में 71 नंबर प्रश्न, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में बहुविवाह पर अधिकारित रूप से प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो किस राज्य में? 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया असम, 2 में केरल, 3 में उत्तर प्रदेश, 4 में महाराष्ट्र। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केरल में, ऑप्शन नंबर 1 केरल राज्य में। 72 नंबर प्रश्न, हनोई में 11 से 27 नवंबर 2025 तक चलने वाले भारत वियतनाम सेनाभ्यास का नाम क्या है? हनोई में 11 से 27 नवंबर 2025 तक चलने वाले भारत वियतनाम सेनाभ्यास का नाम क्या है? में इंडो वियत, 2 में विन वैक्सी, 3 में इंडो वियतनेक्स और 4 में वियत इंडिया। तो 72 का राइट आंसर बताना है। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विन वैक्स, ऑप्शन नंबर 2। आगे 73 नंबर प्रश्न, जंगली जानवरों के हमलों और धान के खेती में पानी भर जाने से होने वाले फसल नुकसान को अब किस मौसम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा? तो 73 का राइट आंसर बताना है। ए में खरीफ फसल 2026, 2 में रबी फसल 2025, 3 में खरीफ फसल 2025 और 4 में रबी फसल 2026। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 खरीफ फसल 2026। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत विस्तारित कवरेज खरीफ 2026 सीजन से प्रभावित होगा। आगे 74 नंबर प्रश्न, 74 नंबर प्रश्न में उपन्यास फ्लैक्स के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? उपन्यास फ्लैक्स के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 1 में सलमान रुश्दी को, 2 में मार्गरेट एटवुड को, 3 में डेविड रजाले को, 4 में काजुआओ इशिगुरो को। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 डेविड सजाले को। आगे 75 नंबर प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली और उच्च शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है। और दूसरा में इस सम्मेलन में 82 उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे। तो 75 का राइट आंसर बताना। उपयुक्त में से सही कथन कौन सही नहीं है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही नहीं है। छिहत्तर नंबर प्रश्न, एक लघु दृष्टि दोष युक्त आँख का दूरस्थ बिंदु 50 सेंटीमीटर है। दृष्टि दोष को दूर करने वाले लेंस की शक्ति क्या होगा? तो 76 का राइट आंसर बताना है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 -2D टू डायोप्टर। 77 नंबर प्रश्न, एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका दुगना विस्तृत एवं आभासी प्रतिबिंब बने? उत्तल लेंस के फोकस की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु कहाँ रखी जानी चाहिए कि उसका दुगना विस्तृत एवं आभासी प्रतिबिंब बने? उत्तल लेंस के फोकस की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो 1 में दिया गया 5 सेंटीमीटर, 2 में दिया गया -5 सेंटीमीटर, 3 में दिया गया 6 सेंटीमीटर और 4 में दिया गया -6 सेंटीमीटर। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर।
आगे 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न में पृथ्वी के सतह पर व्यक्ति का भार 588 न्यूटन है, उस व्यक्ति की मात्रा ज्ञात करें। तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो हम लोग 588 में 9.8 मीटर को डिवाइड करेंगे, 9.8 मीटर प्रति सेकंड को डिवाइड करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो आएगा कट के वो आएगा 60। ऑप्शन नंबर 1 आएगा 60 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न में निम्न प्रतिक्रिया के लिए सत्य कथन का चयन करें। निम्न प्रतिक्रिया के लिए सत्य कथन का चयन करें। H2S प्लस Cl2 से अभिक्रिया करने पर 2HCl प्लस S आता है, तो उसका राइट आंसर बताना। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लोरीन ऑक्सीकृत होता है, Cl2 ऑक्सीकृत होता है। धोवन सोडा का रसायन। 80 नंबर प्रश्न। धोवन सोडा के उत्पादन का मौलिक रासायनिक समीकरण निम्न में से कौन है। धोवन सोडा के उत्पादन का मौलिक रासायनिक समीकरण निम्न में से कौन है। तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। NaCl प्लस HN3 प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO से अभिक्रिया करने पर NaCO3 प्लस NH4Cl निर्माण होता है। आगे 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न में CaSO4 × 5H2O का आणविक भार क्या है। यदि Cu कॉपर 63.5 U, सल्फर 32 U और ऑक्सीजन 16 U प्लस हाइड्रोजन 1 U है। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सभी को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद इसका आंसर 249.5 आएगा। 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न में थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में विशिष्टतया ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में विशिष्टता ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, थोरियम 332, ऑप्शन नंबर 1। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर अपने ईंधन चक्र में इनपुट के रूप में केवल थोरियम 232 का प्रयोग करता है। 83 नंबर प्रश्न। 83 नंबर प्रश्न। किसकी विद्यमानता के कारण प्याज का तने एवं छिलके पर आंखों में आंसू आते हैं। किसकी विद्यमानता के कारण प्याज का तने एवं छिलके पर आंखों में आंसू आते हैं। तो 1 में दिया गया कोशिकाओं में सल्फर की विद्यमानता, 2 में कोशिकाओं में कार्बन की विद्यमानता, और 3 में कोशिकाओं में वसा की विद्यमानता, और 4 में कोशिकाओं में अमीनो अम्ल की विद्यमानता। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोशिकाओं में सल्फर की विद्यमानता। 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न में किसी प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर जिसे कहा जाता है में शीतलन प्रणाली सदैव क्या होती है। तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शीर्ष पर होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर का शीतलन जो होता है वो सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए। 85 नंबर प्रश्न। किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का कारण। किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का कारण क्या है। 1 में तेल का घनत्व, 2 में तेल की श्यानता, 3 में तेल का पृष्ठ तनाव, 4 में तेल का दाब। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तेल की श्यानता। किसी द्रव या पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर लंबवत कार्य करती है। 86 नंबर प्रश्न। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है। 1 में कार्नो चक्र, 2 में ऑटो चक्र, 3 में डीजल चक्र और 4 में बायो चक्र। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑटो चक्र, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न में निम्न समीकरण रासायनिक समीकरण का आयनिक समीकरण है, तो इनमें से कौन है। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 88 नंबर प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न में मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो 1 में दिया गया है पिवोट संधि, 2 में अचल संधि, 3 में गेंद खल्लिका संधि, 4 में हिंज संधि। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गेंद खल्लिका संधि। गेंद खल्लिका संधि पाई जाती है। 89 नंबर प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो 89 का राइट आंसर बताना है। 1 में पीयूष ग्रंथि, 2 में थायराइड ग्रंथि, 3 में अधिवृक्क ग्रंथि, 4 में तिल्ली या प्लीहा ग्रंथि। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्लीहा, तिल्ली, ऑप्शन नंबर 4। प्लीहा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि, अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे 90 नंबर प्रश्न।
90 नंबर प्रश्न में सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं? सफ़ेद बाल किसके कारण होते हैं? एक, बाह्य त्वचा कोशिकाओं का अतिकाल प्रभाव। दूसरा, त्वचीय कोशिकाओं की मृत्यु। तीसरा, बाह्य त्वचा कोशिकाओं में त्वग्स्वा का क्षय। चौथा, बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय होना। 91 नंबर प्रश्न, हमारे शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? हमारे शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? में RBC द्वारा यकृत में। दूसरा, बिंबाणुओं द्वारा रक्त में। तीसरा, बृहद क्षय अतिभज कानुओं द्वारा मस्तिष्क में। चौथा, लसीकानुओं द्वारा थाइमस में। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लसीकानुओं द्वारा थाइमस में। आगे 92 नंबर प्रश्न, तांबा एक वलय एक स्थान पर कटा है ताकि वह पूर्ण छल्ला ना बना सके, उसे क्षैतिज अवस्था में रखा गया है। एक दंड चुंबक जिसकी लंबाई छल्ले के अक्ष के अनुदिश है गिराया जाता है, गिरते हुए चुंबक का त्वरण क्या होगा? तो राइट आंसर बताना है। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जी। 93 नंबर प्रश्न में निम्न में से तत्वों का कौन समुच्च उनकी धात्विकता का बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है? निम्न में से कौन सा समुच्च उनकी धात्विकता का बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है? 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आगे 94 नंबर प्रश्न में 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती 30 सेंटीमीटर नाभिक लंबाई के एक उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिध्वनि की दूरी कितनी होगी? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 8.6 सेंटीमीटर। 95 नंबर प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। 95 का राइट आंसर बताना है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, एक और सी हो जाएगा। समस्थानिक पर विचार नहीं किया गया था और सी में मेंडलीफ आवर्त सारणी में हाइड्रोजन नहीं खोज सके। आगे गणित का प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 और 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 11 प्राप्त होता है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 53, ऑप्शन नंबर 2। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 97 नंबर प्रश्न, यदि 25 पुरुष एक कार्य को 36 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेंगे? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 75 घंटे में। 98 नंबर प्रश्न, 9 मीटर चौड़ा एवं 12 मीटर लंबा एक स्विमिंग पूल 1 मीटर गहरा उथले तरफ है एवं 4 मीटर गहरा गहरे तरफ है, तो उसका आयतन कितना होगा? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 270 घन मीटर। 99 नंबर प्रश्न में दिया गया व्यंजक के बराबर है। दिया गया व्यंजक कॉस स्क्वायर a/1 प्लस साइन स्क्वायर। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 माइनस साइन a। 100 नंबर प्रश्न में दिए गए मान का बराबर है, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।